बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 109 मुलाहिदा फरमाएं। चलो तुम नहा धो के इंसान बनो। मैं शैला से कहता हूँ कुछ चाय काफ़ी वगैरह का इंतज़ाम करे या नाश्ता होगा। मैं तो दफ्तर जाने से पहले 7 बजे करता हूँ। अभी तो काफ़ी है। मैंने कहा नाश्ता करेंगे ज़रा इत्मीनान से आपके साथ। काफ़ी मैंने शैला के कमरे में पी। तुमने अपने मियाँ के बारे में नहीं पूछा। अफसोस। देखें भाईजान, ऐसी बातें मत करें वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। शैला ने मुंह फुला के कहा। एक्टिंग का ये अंदाज अब मकबूल नहीं रहा। मैंने कहा अरे भाई डर कैसा, साफ पूछो मोहसिन का क्या हाल है। दिल की बात लबों तक ना आने देना कौन सी अक्लमंदी है, और खैरियत मालूम करने में इखलाकन या शरन कौन सी मायूब बात है। आप अपनी बात करें। वो बोली इस बार कहाँ तीर मार आए। क्या मार का सर किया। दुनिया में ऐसी खलबली मची हुई थी जैसे सिकंदर आजम ने 2500 साल बाद फिर हमला कर दिया है। सिकंदर बख्त के नाम से मेरे साथ वो भी हंसी। मैंने उसे मुख्तसरन बताया कि शेर की खुचार में दाखिल होने की हमाकत, फरमा कि मुझ पर क्या बीती, और इस हरकत के फायदे और नुकसानात पर रोशनी डाली। उसके बाद मैं शिरवानी साहब के साथ ही निकला और उन्हें खुदा हाफिज कह के लाहौर की तरफ रवाना हो गया। दोपहर 1 बजे मैं शाहदरा पहुंचा। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने ट्रक को MWD इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स की तरफ मोड़ा और रास्ते के बीच एन दरवाजे के सामने रोक दिया। ये दोपहर के खाने का वक्फा था। चुनाचे जासूसी नावल पढ़ने वाला नौजवान गैर हाजिर था। नए चौकीदार ने हल्लड़ मचा दिया। ओ खाना खराब, ये क्या है, किधर खड़ा किया इसको, हटाओ इसे और साइड में खड़ा करो। मोहतरम खाने आजम, मैंने चाबियां बढ़ा के कहा। अंदर उलादे सग बरदारे खैर चौधरी दिलावर साहब अपने मरकज में तशरीफ फरमा होंगे। ये चाबियां उनकी खिदमत में पेश कर दो। उन्हें बता देना कि आलम अरवा से फोरमैन गुलाम मोहम्मद और अल्ताफ ने अरसाल की हैं। मेरी फारसी को चौकीदार कुछ समझा और कुछ नहीं समझा, लेकिन मैं चाबियां देते वापस चल पड़ा और इसलिए वो हैरत से सारी लाता अंदर चला गया। उसके चौधरी दिलावर के हमरा वापस आने तक मैं दौड़कर सड़क तक जा पहुंचा था और एक रिक्शा में बैठ गया था। उल्टे बांस बरेली को बैरे रिक्शा वाले से कहा। वो अक्का बक्का रह गया। माफ करना, बांसों वाली सड़क, मैंने कहा और रिक्शा चल पड़ा। असल मार्का तो अब दरपेश होगा। जनाब शहजादा सिकंदर बख्श साहब, मैंने अपने आप से कहा, जब मोहसिन जबान दराजी के साथ 10 दराजी पर उतर आएगा और मिसराबिया कारी रूटने का जराना तरीका जंग इख्तियार करेंगी। आखिर में रिजवी साहब का आतिश फिशान लेक्चर। खैर जब बोखली में सर दिया तो भोसली का क्या डर, बस एक कान से सुनो और दूसरे कान से उड़ा दो। रह गई रूठी हुई महबूबा तो उसको मनाने के 1001 कारगर नुस्खे तुम्हें आते हैं। एडवोकेट है तो क्या, हर औरत जो मोहब्बत करती है मजबूर होती है और उसी मजबूरी को सरमाया इफ्तिखार समझती है। सिर्फ रो सकती है, रुला नहीं सकती। और ये रूठना मनाना तो प्यार का वो सीमेंट है जिसे इश्क की बुनियादें इस्तवार हो जाती हैं। मोहसिन खान ने सबसे पहले मेरा दीदार किया और इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। आइए आइए महाराज, पधारिए, उसने स्लीपर उतारते हुए कहा। मैं अंदर की तरफ दौड़ा लेकिन दरवाजे पर पकड़ा गया। मोहसिन आग बगोला हो रहा था। जो गालियां वो टेलीफोन पर नहीं दे सकता था वो उसने अब दी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। नसीबे दुश्मना, ये क्या हो गया आपको शिरवानी साहब, मैंने कहा। अच्छा भला छोड़ के गया था आपको मैं, कब से ये जुनूनी कैफियत हो गई है और ये कफश बर्दारी आप जैसे शुरफा को जेब नहीं देती। बेगम रिजवी हंगामा सुनकर बाहर आई और उन्होंने हम दोनों को डांटा। क्या बेउदगी है ये, अंदर तो चलो। नहीं आंटी, ये जाए किसी और सफर पर, सनद बाद जाती का खच्चर, मोहसिन ने कहा। लेकिन बेगम रिजवी मुझे अपने साथ ले गई। फौरी तौर पर मैंने बाथरूम का रुख किया और नहाने धोने के बाद कपड़े बदल के निकला तो मेज पर खाना लगा हुआ था। वादियों के गुज़िश्ता 24 घंटे में बाकायदा ताम किस्म की कोई चीज मुझे नसीब नहीं हुई। मैंने कहा अफसोस ये है कि राय हक में आपको शहादत नसीब नहीं हुई। मोहसिन ने मेज पर तबला बजाते हुए कहा। बाकी लोग कहाँ हैं, मैंने कहा। मसलन SSP साहब और खातून एडवोकेट अव्वल जिक्र आपकी खबर लेने दफ्तर से रवाना हो चुके हैं। मोहसिन ने कहा। बार रूम में भूख हड़ताल है। अच्छा, मैंने उठते हुए कहा। मैं बार रूम तक होके आता हूँ। भूखों को खाना खिलाना कारे सवाब है। और मोहसिन के हंसने और बेगम रिजवी साहब के मुस्कुराने की परवाह किए बगैर मैं बाहर निकल गया। राबिया का कमरा बंद था। मैंने एक बार दस्तक दी और कोई जवाब ना पाके अंदर दाखिल हो गया। वो बेड पर पैर लटकाए सीधी बैठी थी। उसकी आंखों के सुर्ख डोरे पता देते थे कि वो सोई नहीं और रोती रही है। आहम मैंने खनकार कर गला साफ किया। बकोले शायर बवें तनिए खंजर खात में है, तन के बैठे हैं। वो उठ के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। बहुत नाराज हो? मुझे क्या जरूरत है नाराज होने की, उसने सपाट लहजे में कहा। और तुम कौन होते हो ये सवाल पूछने वाले? मैं कहका मार के हंसा। ऐसी सूरत हाल में किसी ने फरमाया था कि इनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पर प्यार आता है। ये 3rd क्लास शेर और आउट ऑफ डेट तरीके हैं। वो रखाई से बोली। जिंदगी फिल्म लैला मजनू नहीं है। अच्छा तो सीधी तरह बताओ कि मुंह क्यों सूजा हुआ है और खाने की मेज पर मौजूद ना होने की वजह क्या है, मैंने पूछा। जो कुछ मैंने किया उसकी वजह तो होती रहेगी। जवाब के लिए मैं 5 सेकंड देता हूँ। उसके बाद तुम्हें उठा के ले जाऊंगा किसी की परवाह किए बगैर और कुर्सी पर ले जाकर रख दूंगा।
हो गए 5 सेकंड, मैं एकदम उसकी तरफ बढ़ा। अरे अरे क्या करते हो? उसकी परेशानी काबिले दी थी। ठहरो ठहरो, मैं चलती हूँ बाबा। चंद मिनट बाद मैं राबिया के साथ मुस्कुराता खाने के कमरे में पहुंचा, लेकिन अंकल रिजवी पर निगाह पड़ते ही मेरी मुस्कुराहट मुंजमद हो गई और मैं सारी शौकी भूल गया। देखिए अंकल, मुझे मालूम है कि आप बहुत खफा हैं, लेकिन पहले आप मुझे खाना खाने दें, फिर अपने कमरे में ले जाकर मेरी गोशुमाली करें या बेइज्जती खराब फरमाएं, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं भूख से वैसे ही फोत होने वाला हूँ। इस पर आपने मजमे आम में पापोश मुबारक से सरफराज फरमाया तो अंकल रिजवी मुस्कुराए। बहुत जीठ और ना माकूल हो, चलो बैठो और खाना खाओ। मेरा ख्याल है मेरे आने से पहले बेगम रिजवी ने उन्हें किसी शफीक माँ की तरह समझा दिया था कि खैर से घर लौटकर आने वाले बुद्धू पर एकदम जूता लेकर मत पील पड़ना, पहले उसकी सुन लेना, वरना मेरे मस्खरेपन पर वो और भड़क उठते। कुछ नहीं अंकल, मोहसिन ने मायूसी से कहा। यही वक्त था इसका दिमाग दुरुस्त करने का। आपको पुलिस की बजाय महकमा इंसदादे बेरहमी हैवानात में होना चाहिए था। खाने के बाद बंद कमरे में एक इजलास हुआ। अंकल रिजवी, राबिया और मोहसिन की तरफ से मुझ पर एक ही इल्जाम था कि सीधी तरह गाड़ी लेकर घर आने की बजाय मुझे खाली हाथ ममनुआ इलाके में नहीं जाना चाहिए था। मैंने अपनी गलती तस्लीम की और उसके बाद पेश आने वाले तमाम वाकयात बिला कमों का सुना दिए। मेरा बयान कोई 1 घंटा जारी रहा। मोहसिन सोफे पर नीम दराज रहा और अंकल रिजवी हाथ पीछे बांधे कमरे में टहलते रहे। मैं तो घर आते ही सो गया था और शाम को उठा। मोहसिन ने कहा, जब रात हुई तो मुझे फिक्र लाहक हुई। पहले तो मैं यही समझा कि मैकेनिक ने काम वक्त पर पूरा नहीं किया होगा, लेकिन देर की एक हद होती है। मैं रिक्शा लेकर गैराज गया तो गाड़ी तैयार थी। मालिक ने कहा कि काम तो मगरिब के वक्त ही खत्म हो गया था, लेकिन कोई लेने ही नहीं आया। मेरी जेब में इतनी रकम भी नहीं थी कि मुरम्मत के खर्चात अदा करके गाड़ी ले आता। मैंने कहा, अच्छा मैं देख के आता हूँ। मकबरा जहांगीर जाने का कोई वक्त नहीं था। मैंने सिनेमा को रुख किया जहाँ मुसर्रत नज़ीर की तैल का खेज फिल्म यक्के वाली चल रही है। आपने देखी है अंकल? क्या? रिजवी साहब ने चौंक कर कहा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त की। खैर अब करना खुदा का ये हुआ कि राह में मेरी नज़र MWD इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स के बोर्ड पर चली गई। इसे आप छठी कह लें या टेलीपैथी या कुछ और, मगर मैं रुक गया और मुझे ख्याल आया कि क्या मैं यहाँ से गुजरता और सिकंदर बख्त होता तो मेरे कदम आगे बढ़ते। जवाब नफी में आया क्योंकि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मैंने सोचा पूछ लेने में क्या हर्ज है। जब चौकीदार ने मुझे सिर्फ ब्रीफ केस दिया तो मैं चकरा गया। सिर्फ ब्रीफ केस? वो आदमी कहाँ गया जिसका ब्रीफ केस था? चौकीदार ने जानते बूझते या बेखबरी के बायस कहा कि अंदर कोई नहीं, फैक्ट्री बंद हो चुकी है। उसने कहा कि अंदर जाने का कोई सवाल नहीं है। मेरी तमाम जीरा बेकार गई। उसके पास हर सवाल का ये एक जवाब था, मुझे मालूम नहीं। वहां खड़ा रहने का कोई फायदा नहीं था। मैं ब्रीफ केस लेकर मेन रोड पर आ गया और 1 घंटे तक खड़ा रहा। ट्रक मेरे सामने निकला तो मैंने फौरन रिक्शा टैक्सी तलाश की। अगर उस वक्त मेरी जेब में इतनी रकम होती कि मैं कार छुड़ा सकता तो ताकुब करना कोई मसला ना होता। जो रिक्शा मुझे मिला वो 10 मिनट बाद मिला और जब पता चला तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसकी रफ्तार साइकिल के बराबर नहीं थी। 5-6 मील बाद उसके प्लग में कचरा आ गया और उसने सीट उठा के प्लग निकाला। मैंने उस पर लानत भेजी और दूसरे रिक्शे का इंतजार करने लगा। फिर पिंडी जाने वाली एक वैगन आ गई और मैं उसी में बैठ गया। अफसोस मुझे ये था कि मैंने ट्रक का नंबर नहीं देखा था। एक तो मोड़ पर अंधेरा था, फिर नंबर प्लेट को रोशन रखने वाली लाइट बुझी हुई थी। उसके बावजूद मुझे उम्मीद थी कि रास्ते में कहीं ना कहीं मैं ट्रक को देखूंगा तो पहचान लूंगा। वैगन की रफ्तार ट्रक से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पहले तो वैगन एक जगह डीजल भरवाने के लिए रुक गई। किस्मत की खराबी देखो कि वैगन के पेट्रोल पंप पर पहुंचने तक बिजली थी। इधर वैगन की बारी आई, उधर बिजली गायब। खैर उन्होंने हैंडल से हाथ घुमा के डीजल भर दिया। 1-1 मिनट का इंतजार मेरे लिए 2 बार था और मैं ये हिसाब लगा रहा था कि ट्रक इतनी देर में कहाँ पहुंचा होगा। खुदा खुदा करके वैगन फिर चली और अभी 20-25 मील दूर गई होगी कि उसका एक टायर फ्लैट हो गया। उस वक्त गुजरावाला शहर की रोशनियां सामने नजर आ रही थी। आम हालात में पहिया बदलना 10-15 मिनट का काम होता है, लेकिन उनके पास जैक नहीं था। मैं जरा गर्म हुआ कि गाड़ी ऐसे ही लिए फिरते हो तो कहने लगे कि जैक चोरी हो गया था, अभी किसी से ले लेते हैं। फिर वो सड़क पर खड़े हर आने वाली वैगन को हाथ देते रहे। आधे घंटे बाद एक वैगन के ड्राइवर ने उसकी मदद की, लेकिन उस वक्त तक मैं बिल्कुल मायूस हो चुका था और मुझे ये ख्याल भी था कि सिकंदर तो गया ही था। मैं भी वापस ना पहुंचा तो अंकल रिजवी कहेंगे कि लो यक न शुद्ध 2 शुद्ध। मैं वहीं से लौट आया और मैंने अंकल को सारी बात बता दी। मोहसिन बड़ी मुश्किल से खामोश हुआ। मैंने उसी वक्त चौधरी दिलावर के घर फोन किया। अंकल रिजवी ने कहा, लेकिन असबेतुआ को उसने यही कहा कि सिकंदर से मिले तो जमाना हो गया। मैंने कहा, फिर तुम्हारे चौकीदार के पास सिकंदर का ब्रीफ केस कैसे पहुंचा? कहने लगा, जनाबे आली, ये आप उसी से जाके पहुंचे। मेरी धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। कहने लगा, अपने SP साहब हम कसूरवारों तो बेशक फांसी लगवा दीजिए, आप हाकिम हैं, मगर ऐसे तो ना करें। सिकंदर कहीं चला गया है तो क्या शहर में किसी को भी पकड़ के उसे जबरदस्ती एतराफ़े जुर्म करा लेंगे कि वही सिकंदर का कातिल है?
फिर मैं क्या कहता उसे। मैं और मोहसिन फैक्ट्री पहुंचे, लेकिन वहाँ वो चौकीदार ही नहीं था जिसने मोहसिन को तुम्हारा ब्रीफ केस दिया था। उसे मैंने शाहदरा पुलिस स्टेशन भिजवा दिया था, इसका मुझे अफसोस है। उसने कहा कि वो तो अभी अभी ड्यूटी पर आया है, उससे पहले चौकीदार कौन था ये उसे बिल्कुल मालूम नहीं। सुबह मैंने सर्च वारंट हासिल की और फैक्ट्री के अंदर कोना कोना छान मारा, लेकिन तुम वहाँ होते तो मिलते। तलाशी के दौरान में आपको वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसका ताल्लुक कारोबार से ना हो। मैंने कहा कोई गलत किस्म की या मशकूक बात नोट नहीं की आपने? रिजवी साहब ने नफी में सर हिलाया। वहाँ वही हो रहा था जो होना चाहिए था। दिलावर दूर अंदेश आदमी है। मैंने कहा उसे यकीन होगा कि सुबह छापा जरूर पड़ेगा। उसने रातों रात सब साफ कर दिया। क्या साफ कर दिया? अंकल रिजवी ने बेख्याली में कहा। देखिए ना अंकल, वहाँ कोई ना कोई गैर कानूनी कारोबार जरूर होता है। मैंने कहा वरना वो मुझे कारोबार से अलग रखने के लिए इतने जतन ना करते। अगर मैं पार्टनर बन जाता तो वो फकीर नहीं हो जाते। दिलावर का मुनाफा आधा रह जाता, ये आधा भी कम तो नहीं होता। फिर ये सब कुछ क्यों किया उसने? लंदन में नुमाइंदा बन के लाखों रुपए कमाने की पेशकश, यकमुश्त रकम की अदायगी की पेशकश, ताकि मैं उस कारोबार से दस्तबरदार हो जाऊं और मुझे किसी न किसी तरह तख्त-ए-दार तक पहुंचाने की साजिश। वो तो हमने इंतजाम ऐसा कर लिया है कि मेरे कत्ल से भी उनको फायदा नहीं होता, एक के बाद दूसरा वारिस आ जाएगा। और दिलावर बिजनेस से ज्यादा मुनाफा देने को तैयार है, स्लीपिंग पार्टनर बनाने को तैयार है, मगर अमली तौर पर कारोबार में दखल अंदाजी का हक देने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि मैं कारोबार से दूर रहूं। आखिर क्यों? जाहिर है उसको खतरा है कि करीब रहकर मैं असल कारोबार की नोयत जान लूंगा, और वो मेरे सामने एतराफ भी कर चुका है कि ये जायज कारोबार दूसरे नाजायज कारोबार का पर्दा है। ये दूसरा कारोबार क्या है? मुझे इस सिलसिले में कोई खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील देनी पड़ेगी, जामन रिजवी साहब ने कहा। उनकी सरगर्मियां हद से बढ़ती जा रही हैं। मालूम होता है कानून कोई चीज ही नहीं है, जिसे चाहा उठा लिया, जिसे चाहा मरवा दिया। और उनका हौसला इसलिए बढ़ता जा रहा है कि वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आए, मगर उनके 99 दिन पूरे हो चुके हैं। एक दिन और सही, इससे अगला दिन कोतवाल का होगा। मैंने और मोहसिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। रिजवी साहब मुस्तकिल मिजाज और धुन के पक्के तो मशहूर ही थे, इस वक्त वो बरहम भी थे, और ये बरहमी अपनी बेबसी पर थी। आपकी ये खुसूसी टीम क्या करेगी अंकल? मैंने एक फजूल सा सवाल किया। अभी से क्या बता दूं तुम्हें कि क्या करेगी अंकल? रिजवी ने चिढ़कर कहा। हर टीम अपने तरीके तफ्तीश को हालात के मुताबिक तय करती है। ये भी हो सकता है कि वो आम कारकुन की हैसियत से फैक्ट्री में भर्ती हो जाएं। मैंने नफी में सर हिलाया। हर सेक्शन के फोरमैन को मैं देख चुका हूँ, वो दिलावर के अपने आदमी है। डिसल्वा की जगह वो पीडरू को अहमद नवाज गर्देजी बना के ले आया है। कुछ तजरीबा उसे है, बाकी रहनुमाई दिलावर करेगा और उसे चलाएगा। मेरा ख्याल है कि ये फोरमैन अपने अपने सेक्शन के आदमी खुद रखते होंगे। अगर वालिद मरहूम जिंदा होते या मीर शराफत अली ही होता तो मालूम हो जाता कि पुराने वफादार कारकुन कितने हैं और नए आदमी कितने। मैं तो किसी को भी नहीं पहचानता, ना वो मुझे जानते हैं। दिलावर एंड कंपनी ने एक एक करके सब पुराने आदमी निकाल बाहर किए होंगे, और जैसे जैसे भरोसे के आदमी मिलते गए होंगे उन्हें रखते गए होंगे। बेशक हर रात चलते को एक मखसूस महारत का मशीनी काम नहीं सौंपा जा सकता, लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए कोई डिग्री या कोर्स नहीं करना पड़ता। जिसे भी खराद का काम आता वो इन मशीनों पर काम कर सकता है, और खराद की मशीन का इस्तेमाल 3 महीने में आ जाता है। इसके अलावा तरबियत याफ्ता अफराद भी लालच में जमीर फरोश बन सकते हैं। अभी तो मेरा ख्याल है कि तुम्हारे साथ एक बार दिलावर से मुलाकात करूं, रिजवी साहब ने कहा। दूसरा काम आप ये करें कि सुहाबा से आगे चकवाल रोड पर बाईं जानिब के इलाके पर नजर रखें। उधर कोई ऐसी जगह जरूर है जहाँ इन लोगों के नाजायज कारोबार का अड्डा है। वो सारा इलाका सैकड़ों मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, रिजवी साहब ने कहा। उसमें न जाने कितने गाँव होंगे, पहाड़ियों और खाइयों का कोई शुमार नहीं। मैं दायरा कार को किसी हद तक कम कर सकता हूँ, मैंने कहा। ये तो जाहिर है कि ताफी और गामे को अभी कुछ और आगे जाना था, जहाँ वो रुके थे वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा। तलाश का सिलसिला उससे आगे शुरू किया जाए। मेरा ख्याल ये भी है कि उनकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं रही थी। जीटी रोड पर उनको मौका नहीं मिला कि गामे को कुचल सके। इसे जिंदा सलामत मंजिल तक पहुंचाना अहकामात की खिलाफ वर्दी के मुतरादिफ होता। शायद उनसे पहले दिलावर खुद पहुंच चुका होता या उसके मुआवनीन मुंतजिर होते। मसलन वो नकली डीएसपी सराज, वो नकली नवाब खसरू जमशेद या पीडरू। उस मुकाम से आगे जहाँ ताफे और गामे ने एक दूसरे को मार डाला और चकवाल से पहले कहीं कोई खुफिया जगह होगी। ऐसे लोग खतरे का एहसास होते ही ठिकाना बदल लेते हैं, रिजवी साहब ने कहा। वहीं फतेह जंग के पास इंतहाई खतरनाक किस्म का दुश्वार गुजार जंगल भी है। खैर ये बात की बातें हैं। नाश्ता करके तुम मेरे साथ चलो, तुम दोनों। 9 बजने में 15 मिनट पर हम रिजवी साहब की जीप में MWD कम्प्लेक्स पहुंचे। वो SSP की वर्दी में थे। चुनाचे दरबान की जुर्रात ना हुई कि उनका रास्ता रोक के तशरीफ लाने का मकसद पूछते। जासूसी नावल पढ़ने वाला नौजवान खड़ा हुआ और दम बहुत खड़ा रहा।
जीप अंदर दाखिल हुई और बाईं तरफ घूम के दिलावर के ऑफिस के सामने रुक गई। दिलावर के पीए ने बड़ी फुर्ती दिखाई और फौरन इंटरकॉम उठा के दिलावर से कुछ कहा। उसे यकीनन एसएसपी के दोबारा और मेरे हमरा आने की इतला दे दी थी, लेकिन दिलावर ने इसमें साबिक बड़े सुकून और एतमाद का मुजाहरा किया। जब हमने दरवाजा खोला तो वो गौर से किसी फाइल को देख रहा था। फिर उसने सर उठाकर हमें देखा और मुस्कुराकर आहिस्ता आहिस्ता उठा। वाह भाई वाह, सुबह सुबह बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, आज तो बड़ा मुबारक दिन है। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। उसका रवैया और लहजा दोनों ऐसे थे कि ना उनसे किसी किस्म की मुसरत का एहसास था, ना हैरत का। वह हमें देखकर ना परेशान हुआ ना बरहम। यही एसएसपी एक दिन पहले सर्च वारंट्स के साथ अपनी पुलिस फोर्स लेकर उसकी फैक्ट्री पर चढ़ाई कर चुका था। गुज़िश्ता रात उसका एक मिशन नाकामी का शिकार हो चुका था और उसके 2 कारिंदे उसकी नाकामी की नजर हो गए थे, मगर उसकी सूरत से ना तो अफसोस का इजहार होता था, ना पेशिमानी का, ना झुंझलाहट का और ना इंतकामी जज्बात का। मैं और वो तो एक दूसरे के बाकायदा दुश्मन थे। मोहसिन मेरा 10 से रास्ता और दामन रिजवी साहब भी उसके खिलाफ ही थे। उसके बावजूद वो इतने तपाक से बिला जैसे हम रोज के आने वाले हैं और आज भी हमारा आना कोई गैर मामूली बात नहीं है। रिजवी साहब की वजह से हमने अपनी मतानत बरकरार रखी और खामोशी से मुसाफा करके बैठ गए। की हुक्म है गुलाम वास से, उसने सीने पर हाथ रखकर बेहद इंकिसार के साथ कहा, लेकिन पहले बताएं कि ठंडा चलेगा या गर्म। और जवाब का इंतजार किए बगैर इंटरकॉम उठा लिया। कुछ नहीं, रिजवी साहब ने कदरे सख्त लहजे में कहा। हम अभी नाश्ता करके घर से निकले हैं। फिर क्या हुआ जी, वो तो बड़ी देर हो गई। वो मुस्कुराया। एक प्याली चाय की जगह तो हर वक्त रहती है। मिस्टर दिलावर, ये बात कल भी हुई थी कि ड्यूटी पर मैं हाजिर तवाज़े कबूल नहीं करता। रिजवी साहब का लहजा और सख्त हो गया। अच्छा जनाबे आली, वो हथियार डालने के अंदाज में बोला। अपने सिकंदर साहब तो ड्यूटी पर नहीं है और इनके ये दोस्त तो पहली बार आए हैं। दूसरी बार, मोहसिन ने याद दिलाया। मैं कल शाम भी तशरीफ लाया था, लेकिन बाहर ही से लौट गया। बाहर से क्यों जी? दिलावर ने अफसोस और हैरत का इजहार किया। अंदर आने में क्या था? कोई नाराजगी थी हमसे? मुझे अंदर आने ही नहीं दिया गया था, मोहसिन बोला। चौकीदार ने मुझे एक ब्रीफ केस थमा के वापस कर दिया था। कौन सा ब्रीफ केस और कौन बदतमीज चौकीदार था वो हैरानी से बोला। मैं अभी मालूम करता हूँ, तुम्हें सब मालूम है। रिजवी ने बेल पर हाथ मारा। लेकिन तुम अदाकारी अच्छी कर रहे थे। हो कल रात तुम्हारी फैक्ट्री में सिकंदर के साथ क्या हुआ था? वो 6 फोरमैन कहाँ हैं जिन्होंने इसे मारा था और एक संदूक में बंद कर दिया था? दिलावर तस्वीरें हैरत बन गया। रात को किस वक्त? अपने एसपी साहब, फैक्ट्री तो 5 बजे बंद हो गई थी। बकवास मत करो, रिजवी साहब ने गर्ज कर कहा। उन सबको हाजिर करो, सबको शिनाख्त के लिए लाइन अप करो, जो हुक्म आली चाह। लेकिन बात आहिस्ता भी तो की जा सकती है। उसने मरूब हुए बगैर फिर इंटरकॉम उठा लिया। ओ मियाँ, ये जितने भी फोरमैन है ना, सबको मेरे पास भेज दे फौरन। तुम्हारा एक फोरमैन गुलाम मोहम्मद भी है, मैंने कहा। गामे के नाम से मशहूर है। होगा, दरअसल मुझे फैक्ट्री के सब वर्कर के नाम ऐसे याद नहीं रहते। सूरत से सबको पहचानता हूँ, वो बोला। अच्छा तो अल्ताफ उर्फ ताफे दाम के एक शख्स को भी बुलवा लो, मैंने कहा। अभी लो जी, और देख मियाँ, कोई अल्ताफ है या ताफा हाउ से भी हाजिर कर, वो इंटरकॉम में बोला। चंद मिनट बाद पहला शख्स अंदर आया। उसकी सूरत मेरे लिए अजनबी थी। उसके बाद 5 अफराद और आए और एक लाइन में खड़े हो गए। उन सब की सूरतों पर एक जैसा सवालिया निशान था और एसएसपी को देखकर वो मजीद नर्वस हो गए थे। कल मुझे बताया गया था कि फोरमैन 7 हैं, मैंने कहा। 7वां आदमी हुक्म अदूली करते हुए चला गया था। बोलो भाई, कल अपने सिकंदर साहब से क्या बात हुई थी? दिलावर ने उन 6 अफराद से मुखातिब होकर कहा, जिनमें एक की सूरत भी मैंने पहले नहीं देखी थी। मुझे ठोक पीट के पैक करने के लिए जो 6 अफराद लाए गए थे वो और थे। मैं खुद किसी को कहाँ पहचानता कि एतराज करता। चुनाचे 6 आदमी फोरमैन बना के मेरे सामने पेश कर दिए गए थे। एक बात गौर तलब थी, वो सब काम की नोयत के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात जरूर रखते थे और उसे यही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि वो मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के मुलाजिम थे या उन्हें बाहर से लाया गया था। तब भी वो तरबियत याफ्ता फोर्स थी जिसका असल काम फैक्ट्री से बाहर था, मगर वो अंदर के मामलात में भी कोरे नहीं थे। ये सब लोग मुख्तलिफ हैं, मैंने कहा। अगर ये फोरमैन है तो वो कौन थे जिनको फोरमैन बना के लाइन अप किया गया था? 7वां आदमी कहाँ है? दिलावर ने सर खुजाया। आपकी बात कुछ अपने पल्ले नहीं पड़ रही है। फोरमैन तो यही है अपने सिकंदर साहब, कुल 6। इनमें गुलाम मोहम्मद उर्फ गामा भी है, मैंने कहा। जरूर होगा। एक लागर और बांस जैसा शख्स आगे बढ़ा। गुलाम मोहम्मद मेरा नाम है, उसने कहा। जिस्म के मुकाबले में उसकी आवाज हैरत अंगेज तौर पर भारी थी। रिजवी साहब बड़े गौर से उन्हें देख रहे थे और उनके माथे की हर शिकन जाहिर करती थी वो सब कुछ समझ रहे हैं। एक एक करके हर फोरमैन ने अपना तारुफ कराया, शिनाख्ती कार्ड दिखाया, ये बताया कि वो कब से मुलाजिम है और क्या करते हैं। वो सब सच बोल रहे थे। चुनाचे शुबे की अब कोई गुंजाइश नहीं रही थी कि गुज़िश्ता शाम 6 अफराद की खुसूसी टीम बरामद की गई थी और वो सब दिलावर एंड कंपनी के गैर कानूनी कारोबार को चलाने वाले लोग थे जिनका फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था। चौकीदार पुराना आदमी था, लेकिन वो बाहर खड़ा था।
अगर मैं उससे पूछता तो वो यकीनन बता देता कि इनमें से फोरमैन कोई नहीं, लेकिन मुझे शक ही नहीं हुआ था कि दिलावर इतने कम वक्त में भी इतनी कामयाबी से इस किस्म का चक्कर चला सकता है। शायद चौकीदार का किस्सा पाक करने का एक सबब ये भी हो कि बवक्ते जरूरत वो गवाह ना हो सके। अंकल रिजवी के सवालात के जवाब में उन लोगों ने बताया कि वो 15 से 20 साल का तजर्बा रखते हैं और उन्हें खुद मरहूम वजीर खान ने मुलाजम रखा था। वजीर खान के मुतल्लिक उनकी मालूमात वही थी जो आम तौर से मशहूर थी कि वो बीमार रहने लगे थे और बहुत कम आते थे। आखिरी दिनों में उन्होंने अमलन किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और सारे मामलात मीर शराफत अली पर छोड़ दिए थे। चौधरी दिलावर साहब मीर साहब के साथ मिलकर कारोबार को चलाते रहे वजीर खान के इंतकाल तक। मैंने हौसला नहीं आ रहा, ताफे यानी अल्ताफ को नहीं बुलवाया गया। अभी बुला लेते हैं जी, किसी काम में लगा हुआ होगा। दिलावर ने इंटरकॉम उठाया। ओ यार, उस ताफे के बच्चे को गर्दन से पकड़ ला। ताफे की सूरत मेरे लिए अजनबी नहीं थी, मैंने उसे पहले भी कहीं देखा था। उसने बताया कि वो इलेक्ट्रीशियन है और फैक्ट्री में बिजली की खर खराबी दूर करना उसी का काम है। मुझे जहन पर जोर देने के बावजूद याद नहीं आ रहा था कि इस शख्स से पहले कब और कहाँ मुलाकात हुई है, लेकिन उसने अपने इलेक्ट्रीशियन होने का जिक्र किया तो यकलख्त वो पूरा मंजिर मेरी नजरों में घूम गया। जब मुझे किसी फिल्म मेकर की खाली कोठी में ले जाया गया था जहाँ मेरे सामने खैराकुन सर्च लाइट्स लगा दी गई थी ताकि मैं अमलन अंधा हो जाऊं। फिर दिलावर ने एक रोशन पर्दे के पीछे से साया बनकर गुफ्तगू की थी। वहाँ सर्च लाइट्स लाने वाला, सही दाविये पर नस्ब करने वाला और जलाने बुझाने वाला यही शख्स था। मुझे उसके लबों पर बड़ी मानी खेद मुस्कुराहट का शुबा भी हुआ। मैं दाद देता हूँ तुम्हारी चालाकी और अय्यारी की, मैंने सब लोगों के चले जाने के बाद कहा। तुमने बड़ी सफाई से मेरी आंखों में धूल झोंकी। ये आप कैसी बातें करते हैं अपने सिकंदर साहब? वो बुरा माने बगैर बोला। हम और आप ही तो पार्टनर हैं बिजनेस में। छोड़ो ये बातें, रिजवी साहब ने अचानक कहा। वो चौकीदार कहाँ है जिसने मोहसिन को ब्रीफ केस दिया था? चौकीदार 3 हैं, अपने एसपी साहब। दिलावर ने कुर्सी की पुश्त का सहारा लेकर बालों में हाथ फेरा। और उनकी ड्यूटी बदलती रहती है। अब देखे ना, कोई भी रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक हर रोज ड्यूटी नहीं देना चाहता। रात भर घर से बाहर रहना पड़ता है ना जी, इसलिए हमने एक इंतजाम कर रखा है। बारी बारी शिफ्ट बदलती रहती है। कल 5 बजे कौन ड्यूटी पर था? मेरे दब्त का पैमाना छलकने वाला था और अगर अंकल रिजवी ना होते तो शायद मैं दिलावर की गर्दन पर नोके खंजर रखकर सच उगलवा लेता। दिलावर हैरत अंगेज तौर पर सर्द मिजाज था और ये समझता था कि इसी तरह वो अपने हरीफ को आसाबी शिकस्त दे सकता है। न वो खुद मुश्तइल होता था और ना ऐसा मौका आने देता था कि कोई और मुश्तइल हो। ये ड्यूटी का चार्ट देखना पड़ेगा, बोला। एक तो गया होगा 4 बजे छुट्टी करके, जो कल 4 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी पर था। वो आज रात 12 बजे से कल सुबह के 8 बजे तक मिलेगा। तुम्हारे पास स्टाफ के पते तो होंगे जहाँ गामी जरूरत में तुम उनसे राब्ता कायम कर सको। हाँ, एक रजिस्टर तो है, वो बेनियाजी से बोला। लेकिन होता यह है अपने सिकंदर साहब के जब कोई घर बदलता है तो हमें नहीं बताता, हालांकि उसका फर्ज है कि नए पते से मुतला कर दे। बहुत कम लोगों के पते अप टू डेट होंगे, फिर भी देख लेते हैं। उसने फिर अपने पीए से बात की और उसे मतलूबा रजिस्टर लाने के लिए कहा। उसमें चौकीदार फलक शेर का वही पता दर्ज था जो उसने मुझे बताया था। बेला बीबी पाक दामन में एक कमरे का मकान। अचानक मुझे एक और बात याद आई। फलक शेर ने कहा था कि वो अपने बांजे गुलाम मोहम्मद के साथ रहता है जो फैक्ट्री में फोरमैन है, लेकिन फोरमैन गुलाम मोहम्मद बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी था। चौकीदार मुझसे झूठ नहीं बोल सकता था। नियत और अमाल की खबर सिर्फ खुदा को है। उसने गामे को अपनी मुंह बोली बहन का बेटा कहा था, जबकि उसकी बीवी के बयान के मुताबिक वो फलक शेर का बेटा था। इस झूठ या सच के अदाब सवाब से कते नजर चौकीदार को ये कहने की क्या जरूरत थी कि गामा इसी फैक्ट्री में फोरमैन है। शायद वो गामा अक्सर फैक्ट्री में आता जाता था क्योंकि वो चौधरी दिलावर का कारिंदा था और उसने खुद ही फलक शेर से झूठ बोला था कि वो फोरमैन है। अब वो मर चुका था और फलक शेर अपने बीवी बच्चों के साथ खैबर मेल में कराची की जानिब रवा था। चुनाचे महल्ला बीबी पाक दामन जाने का कोई फायदा नहीं था। वहाँ मकान मुकफ्फल होगा और हमारे किसी सवाल का जवाब देने वाला कोई ना होगा।